नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 जीव विज्ञान चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एडेनिन, साइटीडीन, थाइमीन, ग्वानोसिन, यूरेसिल व साइट्रोसिन। उत्तर, नाइट्रोजन निकृत क्षार एडेनिन, थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन। न्यूक्लियोटाइड साइटिडीन, ग्वानोसिन। प्रश्न नंबर 2, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइट्रोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। उत्तर, 4 ग्राफ के नियमानुसार द्विरज्जुक डीएनए में ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी बराबर 1 होता है, अर्थात एडेनिन बराबर थाइमीन, ग्वानिन, साइट्रोसिन। चूँकि साइट्रोसिन की दी गई मात्रा 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा। ग्वानिन प्लस साइट्रोसिन बराबर 20 प्लस 20 बराबर 40%। ए प्लस जी बराबर 100 माइनस 40%। ए प्लस जी बराबर 60%। चूँकि ए बराबर जी होता है अतः एडेनिन की मात्रा बराबर 60/2 बराबर 30% होगी। प्रश्न नंबर 30, यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं। नंबर 5, तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5:3 में लिखिए। उत्तर, डीएनए एक द्विकुंडली संरचना होती है, अर्थात यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। दोनों श्रृंखलाओं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है। इसका तात्पर्य है यदि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 से 3 की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवणता 3 से 5 की तरफ होगी। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षार परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा थाइमीन ए बराबर टी से और साइट्रोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा ग्वानिन सी डबल बॉन्ड जी से जुड़े होते हैं। इसके फलस्वरूप प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे डीएनए द्विकुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मध्य समान दूरी बनी रहती है। अतः डीएनए के पूरक रज्जुक श्रृंखला में नाइट्रोजनीकृत क्षार का अनुक्रम निम्नवत होगा। 5:3। प्रश्न नंबर 4, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है। नंबर 5, नंबर 3 ATGCA आप देख लीजिए 5:3। तो दूत RNA के अनुक्रम को लिखिए। उत्तर, RNA का निर्माण DNA से होता है। RNA सामान्यतः एक रज्जु की संरचना होती है। इसमें थाइमीन नाइट्रोजनीकृत क्षार के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का एक रज्जुक अनुलेखन इकाई से आनुवांशिक सूचनाओं का दूत आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। यदि कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत हैं तो दूत आरएनए के अनुक्रम निम्नवत होंगे। प्रश्न नंबर 5, डीएनए डिडुकुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, वाटसन व क्रिक ने डीएनए व द्विकुंडली मॉडल दिया था। इस मॉडल की मुख्य विशेषता न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच युग्मन का होता था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में क्षार युग्मन ही
एक ऐसी विशेषता थी जिसने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिक्रिया की सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था। 4 युग्म युग्मन के इसी गुण के आधार पर श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक बनती हैं, अर्थात एक डीएनए रज्जुक में क्षार अनुक्रम पता होने पर दूसरे रज्जुक की क्षार युग्मक को ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएनए का प्रत्येक रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे का कार्य करता है। इस सांचे के बिना द्विकुंडलिक डीएनए अपने जनक डीएनए के समरूप होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की सेमी कंजर्वेटिव पद्धति में डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक होकर नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे के समान कार्य करते हैं। डीएनए प्रकृति में एक रजक रज्जुक व एक नया रज्जुक होता है। प्रश्न नंबर 6 टेम्पलेट डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रकृति को इसके डीएनए या आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। उत्तर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को प्रेरित करने के लिए करता है। डीएनए अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ पृथक नहीं होती। डीएनए द्विकुंडलीय प्रतिकृति हेतु छोटे भागों में खुलती है। इसके फलस्वरूप बनने वाले खंड परस्पर डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़े जाते हैं। डीएनए एक पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम का प्रभाव नहीं कर सकते हैं। यह कुछ निश्चित स्थल पर संवाहक की सहायता से होती है। नंबर 2 आरएनए पॉलीमरेज यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है। यह डीएनए को सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से प्रारंभ कारक या समापन कारक से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ या समापन करता है। केंद्रक में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज यह राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। नंबर 2 आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यह ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे केंद्रीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। नंबर 3 आरएनए पॉलीमरेज यह संदेशवाहक आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रीय आरएनए का अनुलेखन करता है। प्रश्न नंबर 7 डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्णे व चेंज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया? उत्तर हेंसे व चेंज ने डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने हेतु P32 P32 व P32 आइसोटोप युक्त माध्यम में ई कोलाई जीवाणु का संवरण कराया। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात जीवाणु को जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराया गया। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि जीवाणु भोजी का प्रोटीन आवरण यस 35 रेडियोधर्मी युक्त हो गया था, जबकि इसके डीएनए में सल्फर नहीं होता। इसके विपरीत जीवाणु भोजी का डीएनए P32 रेडियोधर्मी आइसोटोप की उपस्थिति दिखा रहा था, क्योंकि डीएनए में स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र हर से चेंज का प्रयोग स्ट्रक्चर आप देख लीजिए।
फास्फोरस होता है। प्रोटीन आवरण में P32 अनुपस्थिति या P32 रेडियोधर्मी युक्त जीवाणु भोजी द्वारा ऐसे जीवाणु को संक्रमित कराया गया जिसमें रेडियोधर्मी तत्व नहीं थे। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि समस्त जीवाणु रेडियोधर्मी हो गए थे। अधिकांश रेडियोधर्मी आइसोट्रॉप्ट जीवाणु भोजी की अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो गए थे। रेडियोधर्मी तत्व रहित जीवाणुओं में यस 32 युग्मक जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमण कराने पर तथा जीवाणु भोजी पृथक करने पर देखा गया कि जीवाणुओं में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद नहीं थे, बल्कि यह जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में ही रह गए थे। उपरोक्त प्रयोग सिद्ध करता है कि जीवाणु भोजी भोजी का डीएनए ही वह पदार्थ है जो नए जीवाणु भोजी उत्पन्न करता है, वह संक्रमण में भाग लेता है। यह सिद्ध हो गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। इसके अतिरिक्त डीएनए फास्फोरस से युक्त होता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। डीएनए सल्फर रहित होता है, जबकि प्रोटीन सल्फर युक्त होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न के बीच अंतर बताइए। पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए ख एमआरएनए और टीआरएनए ग टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु। उत्तर क पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर क्रमशः पुनरावृत्ति डीएनए अनुषंगी डीएनए। नंबर 1, यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं जो जीनोम में प्रतिलिपि में अनुपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। नंबर 2, अनुपरावृत्ति डीएनए क्रम रैंडम हो सकता है या नहीं भी। नंबर 3, इसमें विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती हैं या नहीं भी। अनुषंगी डीएनए, यह डीएनए के छोटे छोटे शिखर हैं। नंबर 2, इसके नाइट्रोजन क्षार में पुनरावृत्ति क्रम रैंडम होता है। इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र युग्मक की आवश्यकता के समय होती है। ख एमआरएनए और टीआरएनए में अंतर क्रमशः एमआरएनए टीआरएनए। नंबर 1, यह कूट सूचनाएं ले सकता है। नंबर 2, इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते हैं। नंबर 3, इसका आणविक भार 2 लाख से 5 लाख होता है। टीआरएनए यह नंबर 1, यह अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है। वह पॉलीपेप्टाइड में इसके संयोजक हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। इसमें रूपांतरित होते हैं। इसका आणविक भार 25,000 से 30,000 तक होता है। ग टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर क्रमशः टेम्पलेट रज्जु। नंबर 1, यह अनुलेखन में भाग लेता है। नंबर 2, इसमें ध्रुवत्व 3-5 होता है। नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड क्रमशः आरएनए में मौजूद क्रम से परिपूर्ण होता है। कोडिंग रज्जु, यह अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। इसमें ध्रुवत्व 5-3 होता है। न्यूक्लियोइड क्रम आरएनए में मौजूद क्रम जैसे होते हैं, सिवाय यू के स्थान पर टी होता है। प्रश्न नंबर 9, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। उत्तर, स्थानांतरण इस प्रक्रिया में एमिनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। एमिनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए के पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम से पृथक हो जाती है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र राइबोसोम पर एमआरएनए तथा टीआरएनए अणुओं की स्थिति। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए।
स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका। नंबर 1, राइबोसोम का छोटा सब यूनिट mRNA के प्रथम कोडान के साथ बंधित होकर समारंभ कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड टीआरएनए बनाता है, जिसकी पहचान प्रारंभक टीआरएनए द्वारा की जाती है। एमिनो अम्ल टीआरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना बनाते हैं, जो आगे चलकर टीआरएनए के प्रति प्रकूट से पूरक क्षार युग्म बनाकर आर एमआरएनए के उचित आनुवंशिक कोडान से जुड़ जाती है। नंबर 2, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर टीआरएनए अणुओं के जुड़ने के लिए 2 खांच होती है। इन्हें पी साइट या दाता स्थल पर ए साइट या अग्रस्थल कहते हैं। पी साइट दाता स्थल पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को धारण करने वाला टीआरएनए जुड़ता है। ग्राही स्थल पर एमिनो एसिड टीआरएनए जुड़ता है। बड़े सब यूनिट के पेप्टाइड स्थिर एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो अम्ल के COOH तथा एमिनो एसिड टीआरएनए के एमिनो अम्ल के NH के मध्य पेप्टाइड बंध बनाता है। प्रश्न नंबर 10, उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा है, लैक्टोस डालने पर लेक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोस डालने पर लेक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है? उत्तर, ओपेरॉन संकल्पना मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई सामान्यतः लैक्टोस के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करने जैकब एवं मोनोड 1961 ने पता लगाया कि इसके डीएनए में 3 जीन का एक समूह लैक्टोस का अपचयन करने वाले 3 एंजाइम्स के संश्लेषण से संबंधित होता है। पोषण माध्यम में लैक्टोस होता है तो यह जीन सक्रिय होते हैं। पोषण माध्यम में लैक्टोस के अभाव में यह निष्क्रिय रहते हैं। जैकब एवं मोनोड ने इस जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरॉल संकल्पना प्रस्तुत की। ओपेरॉल संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का निम्न अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। लैक्टोल का अपचयन करने वाला एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोस्पर्मीएज तथा थायोगैलेक्टोसाइट्रेज ट्रांस एसिटिलेज इनके संरचनात्मक जीन्स को क्रमशः सिस्टॉन जेड, सिस्टॉन वाई तथा सिस्टॉन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक दूसरे के निकट स्थिर होते हैं। इनमें परस्पर समन्वय होता है। 3 जीन इनको कंट्रोल करते हैं। इन्हें रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन कहते हैं। किसी उपापचयी तंत्र में एंजाइम को कोड करने वाले जीन सामान्यतः समूह के रूप में गुणसूत्र पर स्थित होती हैं। यह एक कार्यक जटिल बनाती हैं। इस पूरे तंत्र को लैक ओपेरॉल कहते हैं। इनमें संरचनात्मक जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन आदि मिलती हैं। लैक ओपेरॉल बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रोमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन प्लस संरचनात्मक जीन लैक ओपेरॉल का प्रकार ए लैक्टोल की अनुपस्थिति में, लैक्टोल प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक लैक निरोधक या दमनकारी प्रोटीन बनाता है। यह ऑपरेटर जीन से बंधित होकर इसके अनुलेखन को रोकता है। इसके फलस्वरूप संरचनात्मक जीन mRNA स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। लिंग चित्र लैक ओपेरॉन का चित्रीय निरूपण
का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। यह दमन दमनकर का उदाहरण है। बी, लैक्टोज लैक्टोज की उपस्थिति में माध्यम में लैक्टोज प्रेरक की उपस्थिति होने पर प्रोमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जिन से उत्पन्न दमनकर से बंधित होकर जटिल यौगिक बनाता है। इसके कारण दमनकर ऑपरेटर से बंधित नहीं हो पाता और ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है। यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर जीन के समान समारंभ स्थल से बंधित होने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीसिटोनिक लेक एमआरएनए का अनुलेख होता है। यह लैक्टोज अपचयन के लिए आवश्यक तीनों एंजाइम को कोडित करता है। इस क्रिया को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। यह उत्प्रेरण या प्रेरण का उदाहरण है। इसमें लैक्टोज उत्प्रेरक का कार्य करता है। सी, सहमनकर कभी कभी मेटाबोलाइड लैक्टोज से संबंधित होने पर निरोधक या दमनकर की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। यह ऑपरेटर से बंधित होकर इनके अनुलेखन को रोकता है। इसमें मेटाबोलाइट लैक्टोज को सहदमनकार समन सहदमन कर कहते हैं, क्योंकि यह ऑपरेटर स्थल को निष्क्रिय करने के लिए दमन कर को सक्रिय करता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न के कार्यों का वर्णन एक अथवा दो पंक्तियों में कीजिए। नंबर 1, उन्नायक प्रोमोटर। नंबर 2, अंतरण आरएनए। नंबर 3, एक्सॉन। उत्तर। नंबर 1, प्रमोटर। डीएनए का यह अनुक्रम जीन अनुलेखन इकाई बनाता है तथा अनुलेखन इकाई में स्थिर टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। नंबर 2, टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। नंबर 3, एक्सॉन। एक्सॉन में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम होता है तथा यह एमआरएनए के संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 12, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? उत्तर। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं। इस योजना को पूरी करने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समाप्त व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः अपने इस वेद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना कहलाती है। प्रश्न नंबर 13, डीएनए अगुली क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर। डीएनए अगुली छापी। डीएनए एक फिंगर प्रिंटिंग तकनीक अगुली छापी को सर्वप्रथम एलेक जेफे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों की डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। प्रत्येक जीवधारी भी सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए के फिंगरप्रिंट द्वारा डीएनए में स्थिर उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। डीएनए के किन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताएं दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब परीक्षण करने वाली स्लाई की भांति प्रयोग करते हैं। इसमें काफ़ी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक परिपटिकाओं
के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं। चित्र आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र कुछ प्रतिनिधि गुणसूत्र में डीएनए फिंगरप्रिंट का चित्रात्मक प्रदर्शन, जिसमें बीएनटीआर के विभिन्न प्रतिरूप संख्या दर्शाए गए हैं। समझने हेतु विभिन्न संकेत का उपयोग जेल में स्थिर प्रत्येक पट्टी के उद्गमन का पता लगाने में किया गया है। एक गुणसूत्र के दो एलील्स प्रत्येक व मात्रक के बीएनटीआर के विभिन्न प्रतिरूप संख्या स्थिर है। आपराधिक स्थल से प्राप्त डीएनए फिंगरप्रिंट बी व्यक्ति के डीएनए के नमूने से मिलता है। इन पट्टियों का परिचित इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाती है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती हैं, जो कि वेंडस या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, खून, बाल, पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी बलात्कारी को पहचानने के लिए, व्यक्तित्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने करने आदि में किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नंबर 1 अनुलेखन, नंबर 2 बहुरूपता, नंबर 3 स्थानांतरण, नंबर 4 जीव सूचना विज्ञान। उत्तर नंबर 1 अनुलेखन। डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए के प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। सर्वप्रथम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तत्पश्चात डीएनए रज्जुक अलग होकर सांचे के सामान्य कार्य करने लगते हैं, जिनके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं, यक्ष बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। नंबर 2 बहुरूपता, जिन संख्या में आनुवंशिक उत्परिवर्तनों का उच्च आवृत्ति में होना बहुरूपता कहलाता है। ऐसे उत्परिवर्तन डीएनए अनुक्रमों में परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी वशांगत होकर एकत्रित होते हैं तथा बहुरूपता का कारण बनते हैं। बहुरूपता अनेक प्रकार की होती है तथा इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड में अथवा विहित स्तर पर परिवर्तन होते हैं। नंबर 3 स्थानांतरण, आरएनए न्यूक्लियोइड की श्रृंखलाओं का एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम व एटीपी द्वारा एमिनो अम्ल का सक्रियकरण होता है। सक्रिय एमिनो अम्ल टीआरएनए पर स्थानांतरित होते हैं, वह संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं। टीआरएनए अगुड़ों के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। नंबर 4 जीव सूचना विज्ञान। जीव विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत जीवों के जीनोम संबंधित आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण किया जाता है, जीव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसमें मानव जीनोम के मानचित्र बनाए जाते हैं, वह डीएनए के अनुक्रमों को पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसका उपयोग कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि में किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।